गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा करेंगे आज क्लास 7 का चैप्टर 8 संज्ञा के विकार। तो संज्ञा के विकार क्या है, आपको बताया था पहले चैप्टर में भी कि संज्ञा है वो कैसा शब्द है, एक विकारी शब्द है। विकारी क्या होते हैं, जिनमें लिंग वचन रूप कारक के कारण क्या आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। तो संज्ञा है एक विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द होने के कारण इसमें 3 कारणों से विकार आता है, यानी परिवर्तन आता है। किस किस के कारण, लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। तो संज्ञा के जो विकार हैं उसमें हम ये तीनों चैप्टर पढ़ेंगे, लिंग, वचन और कारक। तो सबसे पहले लिंग यानी जेंडर। हिंदी में लिंग का व्याकरणिक महत्व है। हिंदी में लिंग का व्याकरणिक महत्व है क्योंकि इसके कारण है जो शब्द का रूप बदल जाता है। जैसे पंखा चल रहा है, लड़का पढ़ता है, ठीक है। घड़ी चल रही है, लड़की पढ़ती है। अब बाईं ओर के जो वाक्य हैं, ये वाले पंखा चल रहा है और लड़का पढ़ता है, पुरुषवाची हैं, जबकि दाईं ओर के ये हैं, ये स्त्रीवाची हैं। तो लिंग की परिभाषा क्या हो गई, लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो उसे पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। तो लिंग क्या है, संज्ञा का वह लक्षण जिसके द्वारा उसके पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक होने का बोध होता है। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। इसी से किसी शब्द के पुरुषवाची या स्त्रीवाचक होने का पता चलता है। अब देखिए कि आप अगर जो सजीव चीज़ें हैं उनको आप, यानी जो प्राणीवाचक हैं उनको आप आराम से, जो लिविंग उनको पहचान लोगे, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, तो हमको पता चल जाएगा कि ये पुरुष है या स्त्रीवाचक है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन जो निर्जीव चीज़ें हैं जैसे पंखा, घड़ी, इनको हम किस तरह से पता करेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसका पता करने का आसान तरीका है कि इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे पंखा, आपको खाली बोला पंखा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आप नहीं पहचान, लेकिन हमने कहा पंखा चल रहा है, तो क्रिया क्या आई इसमें, रहा है, तो यानी कि पुल्लिंग। और घड़ी चल रही है यानी क्या हो गई इसमें, स्त्रीलिंग। तो इस तरह से हम इन शब्दों के बारे में पता कर सकते हैं। तो लिंग के भेद हैं। लिंग, हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो स्त्री सजाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लिंग परिवर्तन, इनको परिवर्तन यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग किस तरह से होते हैं। जैसे बंदर स्त्रीलिंग बन गया इसका बंदरिया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, पंडित पंडिताइन, नट नटी, धोबी धोबिन, माली मालिन, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, मोर मोरनी, लड़का लड़की, सुनार सुनारिन, कुम्हार कुम्हारिन, अध्यापक अध्यापिका, पाठक पाठिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका, अभिनेता अभिनेत्री, कवि कवियत्री, सम्राट साम्राज्ञी, ऊँट ऊँटनी, हिरण हिरणी, अध्यक्ष अध्यक्षा, नर नारी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, सूत सुता, बुद्धिमान बुद्धिमती, रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती, वर वधु, पिता माता, हाथी हथनी। तो इस प्रकार से ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जो प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग के अंदर ही आते हैं, और कुछ शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि प्राय, हर नहीं प्राय। दिनों और वारों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग, धातुओं के नाम जैसे सोना लोहा, तो ये लेकिन चांदी है वो स्त्रीलिंग आती है। अनाजों के नाम, समुद्रों के नाम, वृक्षों के नाम, ग्रहों के नाम, भाववाचक संज्ञाएं, समुदायवाचक शब्द और रत्नों के नाम, ये क्या आते हैं, हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग वाले शब्द में आते हैं जैसे भाषाओं के नाम हो गया, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, हथियारों के नाम, शरीर के अंग, ई नी आनी आई इया से बने हुए शब्द, ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ शब्द हैं जो दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात लिंग, इनका लिंग नहीं बदलता, कि जो कुछ शब्द हैं वो दोनों में ही समान रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे जो पद होता है, जो ओहदा होता है, पोस्ट जो होती है वो, जैसे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री चाहे औरत हो या आदमी हो, दोनों के लिए प्रधानमंत्री का ही प्रयोग होता है। जैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं पुल्लिंग और प्रधानमंत्री आ रही हैं स्त्रीलिंग, तो दोनों में ही क्या होगा, प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से राष्ट्रपति, राजदूत, कुलपति, न्यायाधीश, मंत्री, डॉक्टर, ये पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, ये हमेशा दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है आपका वचन। वचन यानी नंबर। वचन क्या हो गया आपका? वचन संज्ञा का वह लक्षण है जो उसके एक या अधिक होने का बोध कराता है। वचन से क्या पता चलता है? किसी वस्तु का एक या एक से अधिक होना, जैसे लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, पुस्तक, पुस्तकें। तो यहाँ पर एक केला है तो केला, और एक से अधिक है तो केले। एक पेंसिल है तो पेंसिल, और एक से अधिक है तो पेंसिलें। तो इसके द्वारा हम किसका पता करते हैं कि वस्तु एक है या अनेक। तो वचन के भेद हैं। वचन के भी दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन, तथा जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। कि शब्द के जिस रूप से उसके एक ही होने का बोध हो वो तो एक वचन है, और एक से अधिक होने का बोध हो वो बहुवचन है। जैसे बालक खेलता है, एक वचन। गाय दूध देती है, एक वचन। बालक खेलते हैं, बहुवचन। गायें दूध देती हैं, बहुवचन। वचन के संबंध में ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, जैसे आदर सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे घर में कोई बड़ा है, जैसे पिताजी हैं या कोई दादाजी हैं, तो हम उनके लिए ये तो नहीं बोलते कि पिताजी आ रहा है, क्या बोलते पिताजी आ रहे हैं। ऐसे नेताजी पक्के देशभक्त थे, तो यहाँ पर ये है तो एक वचन, तो इनकी क्रिया भी क्या होनी चाहिए? एक वचन में, लेकिन हम इनको आदर प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? बहुवचन में इनका प्रयोग करते हैं। कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ जो संज्ञा शब्द होते हैं, जो समुदायवाचक, जो हमारी संज्ञा थी समूहवाचक, वो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे पुलिस आगे बढ़ती गई, भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द हैं जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू आ गए, आपके दर्शन किए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। कुछ शब्द हैं जो सदैव एक वचन में होते हैं, जैसे वर्षा, पानी, घी और चाय। कि वर्षा आई, पानी पिया, घी खाया, चाय पी। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं हैं जो दोनों में एक समान ही होती हैं, जैसे नाना, चाचा, बाबा, पापा। ये हमेशा क्या होते हैं? दोनों संज्ञाएं दोनों वचनों में एक ही समान होती हैं, कि चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। वचन परिवर्तन ऐसे अलग बनाकर गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, भैंस, भैंसें, बात, बातें, कलम, कलमें, आँख, आँखें, कथा, कथाएं, छात्र, छात्राएं, पाठशाला, पाठशाला, कविता, कविताएं, कला, कलाएं, माला, मालाएं। इसी प्रकार से ई का या बना के निधि, निधियाँ, लिपि, लिपियाँ, तिथि, तिथियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, रीति, रीतियाँ। अब यहाँ पर जो बड़ी है उसका या बना के, तो जब बड़ी के बाद में हम बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी किस में बदल जाती है? छोटी में। पगड़ी, पगड़ियाँ, थाली, थालियाँ, लड़की, लड़कियाँ, नदी, नदियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, कली, कलियाँ। आ का सिर्फ चंद्र बिंदु लगा देंगे। चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, लुटिया, लुटियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ, कुटिया, कुटियाँ। जन, गण, वृंत और लोक लगाकर। कि कुछ शब्द होते हैं जिनमें हम क्या लगाते हैं? जन, गण, वृंत और लोक। छात्र, छात्रगण, मजदूर, मजदूर वर्ग, गुरु, गुरुजन, प्रजा, प्रजाजन, अध्यापक, अध्यापक वृंद। परसरयुक्त शब्दों के बहुवचन। घोड़ा चना खा रहा है, घोड़ों ने चना खाया। नेता ने भाषण दिया, नेताओं ने भाषण दिए। घर में बात हुई, घरों में बात हुई। तो ये हो गए आपके वचन। तो आप लिंग और वचन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे हम कारक। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have revised our second chapter of history, and today we revise the third chapter of history named the Delhi Sultanate. So let we continue our today's class with the exercise of our third chapter. Our first fill in the blanks. First, the foundation of the Turkish rule in India was made by Muhammad Ghori. Second, Qutbuddin Aibak, Qutbuddin Aibak, Qutbuddin Aibak
then went on the establish the Mamluk dynasty or the slave dynasty, thereby starting the Delhi Sultanate. Third, Qutbuddin Aibak is famous for building the Qutub Minar and the Qutubul Islam Mosque. Fourth, Qutbuddin Aibak is also known as Lakh Baksh, which means giver of hundreds and thousands. Fifth, Iltutmish is considered the first real ruler of the Delhi Sultanate. Now we do the true false of this chapter. First is Qutbuddin Aibak ruled from Lahore but later shifted his capital to Delhi. कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले लाहौर से रूल कर रहा था लेकिन बाद में उसने अपनी कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर लिया. दिस इज ट्रू. सेकेंड, इल्तुतमिश सक्सीडेड कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज हिज ब्रदर इन लॉ. दिस इज फॉल्स बिकॉज ही वाज हिज फादर इन लॉ. थर्ड, द कॉन्क्वेस्ट कैरिड आउट बाय इल्तुतमिश एडेड द राजपूत किंगडम ऑफ रणथंबोर, मंदोर, जालोर, बयाना एंड Jahangir to the Sultanate. This is true. Fourth, Iltutmish was succeeded by his daughter Razia Sultan. This is also true. Razia Sultan is the only Muslim queen to have ruled India. This is true. Now we do the give one word. First is dynasty established by Muhammad Ghori, Turkish, Turkish. Turkish. Qutbuddin Aibak was also known as Lakh Baksh, Lakhbaksh. Third, the founder of the Timur dynasty, Taimur, Timur. Fourth, the first Lodi Sultan and the Nizam Khan, Bahlol Lodi, Bahlol Lodi. Fifth, one who abolished many different kind of taxes. Answer is Firoz Shah Tughlaq. FIROZ, Firoz, SHAH, TUGHLAQ, Tughlaq. Now we do the short question answer. Our first short question is, who was the founder of Mamluk dynasty? Answer is Qutbuddin Aibak. The founder of Mamluk dynasty was Qutbuddin Aibak. Second, when did the decline of Delhi Sultanate start? The decline of the Delhi Sultanate started after the death of Firoz Shah Tughlaq. ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन से ही आंसर निकालने हैं. तो क्वेश्चन में द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये डिड है यहाँ पे, तो डिड को जब आंसर में करेंगे तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी. स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक. थर्ड, विच रूलर क्लेम्ड टू बी द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान? तो आंसर इज टिमुरिड. फोर्थ, मेंशन वन इकोनॉमिक मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी. आंसर, वन इकोनॉमिक मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी वाज पेइंग फिक्स रिवेन्यू. ठीक है, आंसर क्या है? वाज पेइंग फिक्स रिवेन्यू. फिफ्थ, नेम द काइंड्स ऑफ टैक्सेस पीपल हैड टू पे अंडर द सल्तनत रूल. कि सल्तनत रूल के अंदर लोग कौन कौन से टैक्स पे करते थे? तो खैराज, गारी और चाराई. KHARAJ खराज, GHARI गारी, CHARAI चराई. Now we do the long question answer of this chapter. Our first question is, write a short note on खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है. आंसर, जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. कि जलालुद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे. अलाउद्दीन खिलजी वॉज ए ब्रिलियंट जर्नल ऑफ दिस डायनेस्टी. अलाउद्दीन खिलजी इस डायनेस्टी के ब्रिलियंट जर्नल थे. द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत एज गुजरात, मालवा, रणथंबोर, चित्तौर एंड जालोर. इस दिल्ली सल्तनत का कहाँ तक विस्तार था? गुजरात, मालवा, रणथंबोर, चित्तौर और जालोर में. ए स्पाई सिस्टम यूज्ड टू कंट्रोल द नोबिलिटी. एक स्पाई सिस्टम यूज़ किया जाता था ईमानदारी को कंट्रोल करने के लिए. इन 1316 CE द खिलजी डायनेस्टी केम टू एन एंड. और 1316 ईस्वी में
खिलजी डायनेस्टी अपने अंत पे आ गई। सेकेंड इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। अब आंसर, ग्यासुद्दीन तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ग्यासुद्दीन तुगलक पहले सुल्तान थे तुगलक डायनेस्टी के। फिरोज शाह तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक वर द इम्पोर्टेंट रूलर। फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक इम्पोर्टेंट रूलर थे। टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट दिस टाइम। इस टाइम पे इनके राज्य में टोकन करेंसी चलती थी। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह द दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड टू डिक्लाइन। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद जो दिल्ली सल्तनत थी वो पतन की ओर चल पड़ी। थर्ड, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिवीज़न ऑफ एम्पायर अंडर द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। कि सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के अंदर साम्राज्य कैसे बटा हुआ था। आंसर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द एम्पायर वॉज दैट ऑफ द सुल्तान। कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन किसको मिली हुई थी? सुल्तान को मिली हुई थी, राजा को मिली हुई थी। द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एज वेल एज कमांडर इन चीफ वर ऑल्सो हेल्ड बाय द सुल्तान। कि राजा के द्वारा चीफ जस्टिस की और कमांडर इन चीफ की जो पोजीशन थी, महत्वपूर्ण जो उनकी पद था, वो भी राजा ने ही लिया हुआ था। एक तो बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन पोजीशन थी, वो किसके पास थी? सुल्तान के पास थी। और जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है और कमांडर इन चीफ है, ये दोनों पोस्ट भी सुल्तान के द्वारा ही ली गई थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनी कस्टम्स लाइक सिजादा एंड पिबास। कि बहुत सारे कस्टम्स जैसे सिजादा है, पिबास है, इनको भी इंट्रोड्यूस हुआ इसी टाइम में, दिल्ली सल्तनत के टाइम में। नोबल्स एंड ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू हेल्प इन रनिंग द गवर्नमेंट। और जो रईस थे और जो शाही मतलब कि राज्य के अंदर जो राज्य के कर्मचारी थे वो अपॉइंट किए गए थे सरकार को चलाने के लिए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिक्लाइन ऑफ सल्तनत रूल। कि सल्तनत रूल का डिक्लाइन कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। इन 1388 व्हेन फिरोज शाह तुगलक वॉज डाइड मैनी रेबलियंस ब्रोक आउट। कि जब 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई तो बहुत सारी क्रांतियां भड़क उठी। दिस मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और ये एक चिन्ह था कि दिल्ली सल्तनत अपने अंत की ओर चल पड़ी है। द दिल्ली सल्तनत रूल केम टू एन एंड व्हेन बाबर डिफीटेड द लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी इन 1526 CE, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और जब दिल्ली सल्तनत अपने अंत पे आ गई थी, जब बाबर ने, मुग़ल साम्राज्य के जो फर्स्ट राजा थे बाबर, उन्होंने हराया था इस दिल्ली सल्तनत के लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 CE में। फिफ्थ क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द इकोनॉमी अंडर द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। की अर्थव्यवस्था कैसी थी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में? आंसर इज लैंड रेवेन्यू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रॉयल इनकम। कि जो राज्य की इनकम थी उसके अंदर लैंड रेवेन्यू एक महत्वपूर्ण साधन था इनकम का। खैराज, गारी, चराई वर द मेन टैक्सेस। चौधरी, कुत एंड मुकदम वर रेवेन्यू ऑफिसर्स। चौधरी, कुत और मुकदम थे वो रेवेन्यू ऑफिसर थे। स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू कलेक्ट द टैक्सेस। और टैक्स कलेक्ट करने के बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे। ठीक है बेटा। तो लैंड रेवेन्यू इस टाइम का इम्पोर्टेंट सोर्स था इनकम का। और खैराज, गारी, चराई इनके मेन टैक्सेस थे। चौधरी, कुत और मुकदम जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो ऑफिसर्स थे। और यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। यू रिवाइज द चैप्टर नंबर 3 again for your SA1 examination. Thank you. Have a nice day. Students, this is for class 7th. Students, as you all know, in previous video, means yesterday's video, I started with this chapter, revision work with present tense. Now today I will tell you some uses of simple present tense to
points I have discussed yesterday. Now first C1 is, let's start with the C part. With a future event that has been fixed in advance, जब हम कोई काम करने वाले हैं, फ्यूचर का काम, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और उसका काम हमने एडवांस यानी कि फ़िक्स कर दिया है, एडवांस में ही पहले से ही हमने फ़िक्स कर दिया है, उन्हें हम कहते हैं, उस वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द टेंसेस, how you are going to start with the work. First of all, you can see here you are going to put the tenses like this, then you can divide into 3 parts: present, past and future. Okay, then simple present, you are going to start with the your work like this, and then again when you are talking about simple present, सिंपल प्रेजेंट का आप क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट हेडिंग डालेंगे, उसकी फॉर्मेशन और एग्जाम्पल लिखेंगे, देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉजिटिव और अफर्मेटिव, देन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, 1 एग्जाम्पल ईच. आप इस तरीके से अपना काम स्टार्ट करेंगे नोटबुक में. और जब सिंपल प्रेजेंट के बारे में काम करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बुक एक्सरसाइज भी इसी के ही अंडर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क, हाउ यू आर गोइंग टू डू योर work. Okay, now back to the points. In proverbs and saying as they refer to permanent truths. Permanent truths means जो हम कभी चेंज नहीं कर सकते उसे कहते हैं permanent truth, जो बिल्कुल सच्चे हैं. To make a request or give an advice or command in imperative sentences. Imperative sentences हमने पढ़े थे, when we give a command, order or some command, advice, suggestions. इस तरीके के जब हम sentences यूज़ करते हैं वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, simple present tense. Okay students, now let's start with on the next page. On the next page we are having a book exercise on the basis of simple present tense. इस simple present tense में क्या करना है, complete these sentences with the simple present forms of the verbs given in the brackets. Brackets में आपको already forms given, verbs given है, ठीक है. आपको simple present tense के according आपको क्या करना है, इस verbs को change करना है according to simple present tense. Now let's start with the first sentence. The plants dash make their food with the help of sunlight. Make is the verb, so what we are going to write it down here, makes. Because in simple present tense हमने formation में भी पढ़ा था कि we are going to put s or es with the verbs. Sarah eats porridge for breakfast every day. The library opens not, sorry, we are not going to put here, the library does not open at 7 in the morning, it opens at 8. Like this you are going to do this exercise in your notebook. Now fourth sentence is live. Formation form is given here, so what you are going to write it down here, we are going to start with the helping verb because we are having a sentence in the interrogative. Question mark is given ना, so we will go does not यहाँ पे क्यों पुट किया है, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है ये, और यहाँ पे हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्वेश्चन मार्क है. सो वी विल स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब. डिड दे लिव नियर योर हाउस. Shrikant did not travel by bus, he travels by car. Okay students, how you are going to use the forms verbs, you can do like this. The train for Kanpur leaves leaves. Okay,
from this platform. A bonnet studied plants. Studies plants. Again, the sentences in interrogative sentence we are going to put with the helping verb. Did the badminton tournament begin? Being in the next week. Okay students, now up to with this exercise we completed with the simple present tense. Now let's start with the present continuous tense. Now in the present continuous tense we are having a structure of different sentences. First of all, I will discuss about the affirmative or positive sentences. In positive sentences, formation is subject plus is mr plus ing form of the verb plus object. सब्जेक्ट के बाद आप इज़ एम आर यूज़ करेंगे और आई एन जी आप फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ यूज़ करेंगे. जैसे रीड इज़ द वर्ब. रीड क्या है? वर्ब हमारी है और इसके साथ हम क्या पुट करेंगे? आई एन जी इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके. द बॉय इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ नाइट. द बॉय इज़ द सब्जेक्ट, इज़ प्लेइंग the role of a knight is the object. Okay students, in the negative sentences you are going to put not in between the verb and the helping verbs. Okay, this is the example you can see here. The boy is not playing the role of a knight. Next is interrogative sentences, and interrogative sentences are started with the helping verb is mr, then subject, then ing form of the verb plus object. Okay students, is the boy playing the role of a knight? In the negative sentences, everybody please note that note is very compulsory. To put not is very compulsory. In interrogative sentences, question mark is very important after the sentence over. Okay students, now we discuss about the book exercise of simple present tense and 3 rules of simple present tense. So your today's homework is you are going to write it down this book exercise and the formation of 3 sentences with example. How you are all going to write it down, I told you just now before only. मैंने अभी आपको बताया कि आपको कैसे नोट डाउन करना है नोटबुक में. यू आर ऑल गोइंग टू डू लाइक दैट ओनली. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू एवरीवन. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School for class 7. Today student, we are going to start. We have already started chapter 9. So in this regard, further continuing the same chapter, let us start. So student देखिए, I have a golden bedroom. मेरा जो है मेरा बेडरूम जो है वो गोल्डन कलर का है. He sat and he looked अराउंड. उसने देखा और चारों तरफ देख करके कहा. बट एज ही प्रिपेयर टू स्लीप, लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए तैयार हुई, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, और उसके ऊपर जो है लार्ज वाटर जो है उसके ऊपर गिरा, पानी गिरा. व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितना अचंभे की बात है. ही क्राइड, वह चिल्लाए. देयर इज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, स्काई में जो है बादल नाम की कोई चीज नहीं है. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और जो स्टार्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं और चमक रहे हैं. एंड येट इट इज रेनिंग, और उसके बावजूद भी बारिश आ रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल, और उसके बाद दोबारा दूसरी बूंद गिरी. What is the use of a statue if it can't keep the rain off? कि ऐसे इस स्टैचू का क्या फायदा है अगर वो जो है बारिश को नहीं बंद कर सकती. He said, उसने कहा. I must look for some other place, मुझे कोई दूसरी जगह देखनी पड़ेगी, चाहिए. But before he had opened his wings to fly away, जैसे ही उसने अपने पर खोले उड़ने के लिए,
ए थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद भी उसके ऊपर आकर गिरी। द सैलो लुक्ड अप, वो छोटी चिड़िया ऊपर देखने लगी। बट ओह व्हाट डिड ही सी, लेकिन क्या उसने क्या देखा? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, आंखें जो उस हैप्पी प्रिंस की थी स्टैचू की, वो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वेर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और उसके सोने के गाल पर जो है आंसू बह रहे थे। द लिटिल स्वैलो वॉज फील्ड विथ पिटी, अब जो वो छोटी चिड़िया थी वो यह देखकर उसका मन जो है करुणा से भीग गया। हु आर यू, तुम कौन हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं जो है एक हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो, खुश हो रहा प्रिंस हो, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? द सैलो आस्क्ड अगेन, उस छोटी चिड़िया ने दोबारा से पूछा। When I was alive, जब मैं जीवित था, answered the statue, उस बुत ने स्टैचू ने जवाब दिया। I did not know what tears were, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या चीज होती है। I lived in a royal palace, मैं जो है शाही राज्य में रहता था। वेयर सोरो वॉज नॉट अलाउड, जहाँ पे जो है सोरो यानी कि दुख को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। टू एंटर माई कंट्री कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और माई कोर्टियर्स यानी कि दुख को मेरे राज्य में एंटर करने की मनाही थी, और मेरे जो दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से पुकारते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं जो है खुश था। सो आई लिव, और उसी तरह से मैं खुश रह कर के जिया। एंड सो आई डाइड, और खुशी खुशी में ही मेरी मृत्यु हो गई। एंड नाउ, और अब, दैट आई एम डेड, अब मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी अप वेरी हाई, उन्होंने मुझे बहुत ऊंचाई पर लाकर जो है छोड़ दिया है। फ्रॉम हियर, और यहाँ से, आई कैन सी ऑल द अगलीनेस, यहाँ से मैं बहुत ही जो है बदसूरती, एंड ऑल द मिजरीज, और जितनी भी जो है घटनाएं हैं, दुखद घटनाएं हैं मेरे जो सिटी की, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, और जो कि मेरा जो दिल है वो शीशे की तरह है। येट आई कांट चूज बट वीप, लेकिन जो है उसके बाद मेरे पास कोई चॉइस नहीं रह जाती है सिवाय रोने के। वॉट, क्या? सेड द सैलो टू हिमसेल्फ, उस चिड़िया ने अपने आप से कहा। क्या? इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या तुम सॉलिड गोल्ड नहीं हो, यानी कि तुम जो है प्रिंस हो, क्या सोने के नहीं बने हुए हो? फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूर एक छोटी सी स्ट्रीट में। कंटिन्यूड द प्रिंस इन ए स्वीट लो वॉइस, प्रिंस ने अपनी कहानी को कंटिन्यू रखते हुए, जारी रखते हुए ये चीजें कही बिल्कुल धीमी आवाज में। देयर इज अ पुअर हाउस, वहाँ पे एक जो है स्ट्रीट में जो है फार अवे स्ट्रीट में एक पुअर घर है, छोटा गरीब घर है। ऑन द वन ऑफ द विंडो इज ओपन, और उसकी एक विंडो खुली हुई है। दो इट आई कैन सी अ वुमेन, मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि उसमें एक वुमेन है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका फेस जो है पतला है। और शी इज अ स्ट्रीम स्ट्रेस, और जो है वो स्ट्रीम स्ट्रेस यानी कि बैठी हुई है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये जो वीडियो है यहीं तक मैं आपको बता रही हूँ। आपका जो है नेक्स्ट इसका कंटिन्यू करेंगे। सेम आपको उसका वर्ड मीनिंग जो नहीं आ रहा है वो आप वर्ड मीनिंग लिखनी अपनी कॉपी में, और साथ ही साथ जो है आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।
Hello student, today's session I Priyanka ma'am revise some daily usage sentences. Student, you have to practice that daily usage sentences in your daily routine because today's time everyone wants to communicate in English language, so you have to also use that language to communicate. So let's start. Student, today's daily usage sentences are don't go, मत जाओ, मीन्स आपके घर को गेस्ट आया है बट आप उनसे ज़्यादा देर तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप उसको ऐसे बोलते हैं डोंट गो, मत जाओ, मीन्स कल चले जाना, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं डोंट गो। नाउ नेक्स्ट वन इज डोंट डू इट। समटाइम आपका छोटा भाई या बहन कोई शरारत करता रहता है तो आप उसको बोल सकते हो डोंट डू इट, यह मत करो, ओके। डोंट साउट, चिल्लाओ मत। समटाइम आपका जो बड़ा भाई बहन है वो पढ़ रहे होते हैं या कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं और आप वहाँ शोर मचाते हैं, तो वो ये यूज करते हैं डोंट शाउट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज डोंट वरी, चिंता मत करो, ओके। मीन्स कोई बंदा टेंशन में है तो ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं डोंट वरी, चिंता मत करो, और आपको उसको हेल्प करो उसका जो टेंशन है उसको कम करने की, ओके। आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये आपने जैसे समटाइम मम्मी बोलती है होमवर्क कर लो, फिर बोलते हो कर लिया, तो मम्मी बोलती है कि यू लाई, तो आप ये यूज कर सकते हो आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। डोंट बी सैड, दुखी मत हो। जब कोई पर्सन किसी टेंशन में होके और फिर दुखी बैठा रहता है चुपचाप खामोशी से, तो ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं डोंट बी सैड, मीन्स आप दुखी मत हो। मीनिंग ऑफ सम डेली यूज सेंटेंसेस। स्टूडेंट में यहाँ पे आपको कुछ जो वर्ड हम मोस्टली यूज करते हैं सेंटेंसेस में उनकी मीनिंग बता रही हूँ, ताकि आपको कोई सेंटेंस डिफरेंट आ जाए तो आप उसका यूज कर सकते हैं उस वर्ड का और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्या, व्हाट, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, हुज किसका, हाउ कैसे। नेक्स्ट इज हाउ कैसे एंड हाउ मैनी कितने। तो स्टूडेंट इनका यूज कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, जैसे कि आपके पास कोई सेंटेंसेस ये हैं क्या हैं तो आप इसको ऐसे यूज करेंगे व्हाट इज दिस, वह कब आया, व्हेन ही कम्स, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, हु आर यू, तुम कौन हो। जैसे कि आपके घर पे कोई आता है लेकिन आप उसको बाय फेस नहीं जानते हैं तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं हु आर यू, मीन्स आप कौन हो। हुज पेन इज दिस, आपको कोई पेन मिलता है, आप क्लास में वर्क कर रहे होते हैं तो आप इस तरह से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। जैसे कि आपके घर पे कोई गेस्ट आता है या आप किसी फ्रेंड से बात करते हो तो आप उससे पूछ सकते हो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। कितने, हाउ मैनी डेज इन ए वीक, मीन्स एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हाउ मैनी 7 डेज होते हैं एक वीक में, ओके। तो इस तरह के आप क्वेश्चन आप डेली यूज में आस्क कर सकते हैं और इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you some basic questions of computer. So let's start. Student, that is the revision for your S7 exam. Students, today's my topic is MS PowerPoint. In previous video I discussed with you MS Word and Excel. So let's start MS PowerPoint. In today's session I tell about some basic point of MS PowerPoint. Okay. तो student like MS एक्सेल एंड वर्ड, MS ऑफिस का एक पैकेज है MS पावरपॉइंट, दैट इज मोस्टली यूज टू मेकिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है MS पावरपॉइंट इज ए पार्ट ऑफ MS ऑफिस और ए पैकेज दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन विद मल्टीमीडिया इफेक्ट्स। स्टूडेंट, मल्टीमीडिया इफेक्ट्स का मतलब होता है कि आप उसमें टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं और कोई फोटो भी एडिट कर सकते हैं, ओके। A presentation is a systematic display of information along with graphic, movies, sound and other that display on screen. तो स्टूडेंट ये बताया गया कि प्रेजेंटेशन में हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सिस्टमैटिक वे से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे
प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो सबसे पहले इंटरनेट की डेफिनेशन एक स्लाइड में, देन नेक्स्ट में इंटरनेट की यूजेस, इस तरह से आप उसको प्रॉपर और सिस्टमेटिक मैनर से शो कर सकते हैं टॉपिक को। ए प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ए नंबर ऑफ स्लाइड्स। ओके, प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं। स्लाइड्स आर इंडिविजुअल पेजेस, मीन्स जो पावर पॉइंट में पेज ओपन होता है उस पेज को बोलते हैं स्लाइड। स्टूडेंट, दैट इज द स्लाइड, दैट इज द MS पावर पॉइंट विंडो। तो इसमें ये क्या है आपकी स्लाइड। MS वर्ड में इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट और MS एक्सेल में इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल में पेजेस के अलग अलग नेम है। यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट बॉक्स है, इनमें आप कुछ भी राइट कर सकते हैं और इस कंप्लीट पेज को बोलते हैं स्लाइड। ओके, लाइक MS एक्सेल एंड वर्ड, MS PowerPoint has also file, home, insert, design. These are the menu bars and these are the option in file. Save, save as, open, close, recent info, new, print, save and send. ये आपके ऑप्शन है फाइल मेन्यू बार में, जिनसे आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और सेव एज का मतलब उसको रीनेम कर सकते हैं। और स्टूडेंट, जो पावर पॉइंट की फाइल है वो इस इंडेक्स में शो होती है, इसके ऊपर P राइट होता है। ओके, तो ये बेसिक थिंग है इसके बारे में, पावर पॉइंट के बारे में। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि सेव किस लिए होता है, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। सेव एज, टू सेव द फाइल और द फर्स्ट टाइम, मीन्स उसका नेम रीचेंज करने के लिए। वैसे तो MS एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड में और ऑटोमेटिक सेव का ऑप्शन होता है, बट उसका अगर आप नेम चेंज कर सकते हैं यू कैन डू दैट। ओके, तो ये आपके हैं, इसके ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई टॉपिक है इंटरनेट, आपको उस पर स्लाइड बनानी है, तो जैसे कि जो स्लाइड यहाँ पे ओपन होगी वो यहाँ पे शो होगी कि आपने कितनी स्लाइड बनाई इस टॉपिक पे। इंटरनेट यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आपने राइट कर दिया इंटरनेट, सेकंड में उसको डिफाइन कर दिया, द टर्म इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स वी कैन कम्युनिकेट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट, आपको पावर पॉइंट ओपन करके उसमें स्लाइड बनाना है और फिर उसमें से जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रॉपरली वे में कम से कम 5 स्लाइड बना के और फिर उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना है कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि आपको कोई भी स्लाइड है उसमें उसका फॉर्मेट चेंज करना है, मीन्स उसका डिजाइन अलग लेना है, आपको टेक्स्ट राइट ना करके वो आपको उसमें फोटो पेस्ट करनी है स्लाइड में। तो आप यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी और यहाँ पे जो फॉर्मेट गिवन है इसमें जैसे आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे यहाँ लेआउट शो होगा, उसमें आप कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अदर ऑप्शंस बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी लाइक MS एक्सेल एंड वर्ड है, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, आप इनका यूज कर सकते हैं। ओके, ये आपके डिजाइंस हैं, जो आप कोई भी डिजाइन स्लाइड के बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर सकते हैं डिजाइन पे क्लिक करके। तो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आपको MS पावर पॉइंट को ओपन करना है, उसमें कोई भी 2 और 3 स्लाइड्स आपको बनानी है प्रेजेंटेशन के रूप में, उसको सेव करना है, सेव एज करना है और फिर उसको दोबारा से रीओपन करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। Good morning, dear 7th class student. Let's start chapter first review exercise. So let's start. So chapter first review exercise. First question is fill in the blanks. Every positive integer is greater than every dash integers. अब देखो बेटा, ये इंटीजर्स हमारा चैप्टर है। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, या एक दूसरी डेफिनेशन होती है ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव होता है वो किससे ग्रेटर मिलेगा? अपने ही नेगेटिव से। तो यहां पे हम लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। सेकेंड है हमारे पास जीरो इज कॉल्ड डैश फॉर एन इंटीजर। तो जीरो भी क्या हो जाएगा? जीरो इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर फॉर ऑल इंटीजर्स। तो जीरो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर फॉर ऑल इंटीजर्स।
natural number. If A, B, C be three integers, then A cross bracket B cross C bracket close. तो क्या हो जाएगा? देखो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, तो इसको हम रीराइट करेंगे A मल्टीप्लाई बाय B ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय C. हम इसको ये राइट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, डिवीजन इज एंड डैश प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन क्या होता है? डिवीजन और मल्टीप्लाई एक दूसरे के क्या है? इनवर्स. एक दूसरे के क्या है? इनवर्स, ठीक है. एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर एज द रिजल्ट. किसी भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? सेम ही नंबर आएगा. 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा. 3 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. 0 इज अ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर बट लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर. अब देखो जो हमारी एक नंबर लाइन होती है, देखो इस तरह से हमारी नंबर लाइन होती है इंटीजर्स की. 0, ये 1 2 3 ऐसे अप टू सो, इधर -1 -2 -3 इस तरह से लेफ्ट साइड में. ये होता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये होता है हमारा डिक्रीजिंग. तो अब स्टेटमेंट क्या कहते हैं? 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव. क्या 0 ग्रेटर है? यस. यहाँ जितना हम लेफ्ट में जाएंगे उतना डिक्रीज होते हैं, तो 0 ये बात तो सही है. बट लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर. यस, पॉजिटिव जितना बढ़ेंगे उतना इंक्रीज होता है, तो 0 उसमें स्मॉलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू. सब्ट्रैक्शन इज इनवर्स ऑफ एडिशन. हाँ, सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक दूसरे के इनवर्स है. जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे के इनवर्स है, वैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन है. ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो गई है. देन हमारे पास थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट. 0 का रेसिप्रोकल डज नॉट एग्जिस्ट है. यस, ट्रू है ये भी. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज डिनोटेड बाय इक्वल टू. क्या एब्सोल्यूट वैल्यू को इक्वल टू से डिनोट करते? नो, उसको तो हम बार से, ऐसे हमारे दोनों तरफ बार होते हैं, उससे डिनोट करते. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई है? फॉल्स. एवरी इंटीजर ऑन अ राइट साइड ऑफ एन इंटीजर इज स्मॉलर ऑन अ नंबर लाइन. एवरी इंटीजर ऑन राइट साइड ऑफ एन इंटीजर इज स्मॉलर देन ऑन नंबर लाइन. राइट साइड में तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है. देखो अभी मैंने बताया था नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग जाता है, लेफ्ट में डिक्रीजिंग होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई है? फॉल्स. तो इसको भी हम क्या कहेंगे? फॉल्स स्टेटमेंट. देन हमारे पास आते हैं मैचिंग. अब देखो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी. कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा? हमारा A + B = B + A. ये हमारे फर्स्ट का आंसर है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव कौन सी होती है हमारी? A - B - C ≠ = ये हमारी बिल्कुल सही है, एसोसिएटिव. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये हमारी किससे मैच कर रही है? आइडेंटिटी. यहाँ किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करे सेम नंबर, वही तो हमारी आइडेंटिटी होती है, तो ये थर्ड ये है. प्रॉपर्टी ऑफ 0. 0 की प्रॉपर्टी ये है हमारी. प्रॉपर्टी ऑफ 1, किसी को भी 1 से डिवाइड करो सेम आंसर. ये हमारे ये हो गए. तो बेटा हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. फर्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक, सेकंड हमारा ट्रू फॉल्स और थर्ड हमारा मैच द फॉलोइंग था. तो ये तीनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में कंप्लीट करने. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है. ये हमारी A + B = B + A, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है कि जो आंसर राइट साइड में आएगा वही हमारा लेफ्ट में होगा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. देखो पहले हम ये पुट करते हैं -12 + 25 इज इक्वल्स टू 25 - 12. अब लेफ्ट और LHS और RHS दोनों इक्वल आनी चाहिए. देखो 25 और 12 का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 13. और यहां भी डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास? 13. तो प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी? वेरीफाइड. मीन्स कि लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड. ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई है? वेरीफाइड हो गई है. चलो एक थर्ड पार्ट और करते हैं जिसमें हमारे पास दोनों ही नंबर नेगेटिव गिवन है. थर्ड पार्ट है हमारे पास -16 एंड -5. तो इसको पुट करते हैं. -16 - 5 इज इक्वल्स टू -5 - 16. तो 16 और 5 माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस. तो 16 और 5 हो जाएगा -21. तो राइट साइड में भी देखो माइनस प्लस, तो -21. तो प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी? वेरीफाइड हो गई. अब क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने फर्स्ट और थर्ड पार्ट सोल्व कर दिया है. आप लोगों को सेकंड और फोर्थ पार्ट ट्राई करना है. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई द प्रॉपर्टी. अब उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है. क्वेश्चन नंबर 5 की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी गिवन है A + (B + C) इज इक्वल्स टू
ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें प्रॉपर्टी गिवन है। अब हमें इसे प्रूव करना है। हमारे पास इंटीजर्स देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया -9, 8 एंड 25, ये हमारा फर्स्ट पार्ट गिवन है। इसको हमें अपने इस प्रॉपर्टी में पुट करना है और वेरीफाई करना है। तो पुटिंग करते हैं हम, -9 प्लस 8 प्लस 25 एंड द राइट साइड -9 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 25, ये हो गया हमारे पास। अब देखो सोल्व करते हैं। पहले हमारे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें ब्रैकेट सोल्व करना होता है, देन हम ये स्टार्ट करेंगे। तो -9 प्लस 8 और 25 दोनों को हम ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 33 इज इक्वल्स टू -9 प्लस 8 प्लस माइनस, तो यहां आंसर हो जाएगा -1 प्लस 25 है। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 25 में से 1 लेस करेंगे तो 24, राइट साइड में तो आ गया हमारे पास 24, और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा -9, 33 में से आप 9 लेस कर दोगे तो क्या आएगा हमारे पास 24। इट मींस लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड, हमारा आंसर आ गया है। प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई है, वेरीफाइड हो गई है। इसी का ही हमें एक और पार्ट सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20, 10 एंड -30, ये हमारा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो पुटिंग करते हैं, 20 प्लस ब्रैकेट 10 - 30 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 20 प्लस 10 -30। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये एज इट इज आएगा 20, ब्रैकेट सोल्व करेंगे 10 - 30 क्या हो जाएगा -20, प्लस माइनस माइनस होता है, इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 30, 30 - 30। अब देखो 20 में से 20 गया 0, 30 में से 30 गया 0। इट मींस जो हमारा लेफ्ट साइड में आंसर है वही हमारा राइट साइड में आंसर है। तो इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, हमारी प्रॉपर्टी भी वेरीफाइड हो गई है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने फर्स्ट और फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर दिया। आप लोग को ट्राई करना थर्ड एंड सेकंड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग को खुद से ट्राई करना है, सेल्फ ट्राई करना है। आप लोग को चैप्टर फर्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज के 1 to 5 क्वेश्चन अपनी पेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। Thank you. Good morning, my dear student. This is Vinita ma'am. We are going to discuss the exercise of chapter first for class 7th. For our revision work of chapter 1 name is Nutrition in Plants. So let's start it with its exercise. Student, firstly we will do the MCQs question of this chapter. First one is all living organisms need food too. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। गेट एनर्जी, स्लीप, गेट एंग्री, नन ऑफ दीज। गेट एनर्जी मीन्स एनर्जी को लेने के लिए। सो स्टूडेंट, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। यस, दैट राइट, दिस इज द राइट आंसर। ऑल लाइफ प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू। जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, इन सब में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू, बट एनर्जी हमें मिलती कैसे है? रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीदिंग में होता है, मतलब सांस लेना जो होता है उसमें, बट उस टाइम पे भी जो है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। एंड प्लस में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन भी हमारी एनर्जी बर्न होती है। एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल को रिलीज किया जाता है बॉडी से, थ्रू आउट किया जाता है। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन का मतलब है फूड लेना, रेस्पिरेशन ऑलरेडी बताया है मैंने आपको। एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन, डाइजेशन में फूड को डाइजेस्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, राइट आंसर इज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन ये दो ऐसे लाइफ प्रोसेस है जिनमें की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, द ग्रीन पिगमेंट ऑफ फाउंड इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में पाया जाता है प्लांट्स में, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। बिकॉज क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो राइट आंसर इज क्लोरोफिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट? पैरासाइट क्या है? पैरासाइट्स जो होते हैं स्टूडेंट, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, टिश्यूज या सेल्स वगैरह पे, उनसे बॉडी से फूड लेते हैं। ऑप्शंस आर मशरूम, डॉडर, फंगी, पिचर प्लांट्स। राइट आंसर इज फंगी। दे फीड ऑन द
living tissues of cells of plants and animals. Green plants को क्या बोलते हैं? Herbivores, omnivores, carnivores, autotrophs. Right answer is autotrophs because green plant food prepare करते हैं, that's why they are known as autotrophs. Okay, now move to the fill in the blanks. First one is there are two types of nutrition. Nutrition के two mode होते हैं, autotrophic and heterotropic. Autotrophic self prepare food, heterotropic depend upon another for their food. The structure in cell that contain chlorophyll. अब क्लोरोफिल एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्लोरोफिल इंक्लूड किया जाता है, कंटेन किया जाता है लीव्स के अंदर, सो दैट इज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट. Destro न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल. प्लांट एंड एनिमल से जो फूड लेते हैं, उनके टिश्यूज से फूड लेते हैं, दे आर नोन एज पैरासाइट. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच अ पैरासाइट डेराइव इट्स फूड. अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर पैरासाइट्स फीड करते हैं, दे आर नोन एज देयर होस्ट. उन्हें हम होस्ट बोलते हैं. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ग्रीन प्लांट्स नोन एज प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. नाउ ट्रू फॉल्स आर. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप. वो ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. नो, दे आर नोन एज हेटरोट्रॉप. दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. स्टोमेटा हेल्प इन अब्सॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स. स्टोमेटा वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है. जाइलम ट्यूब रूट से वाटर मिनरल्स कैरी करती है. स्टोमेटा कैप्चर करता है सनलाइट. दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. ऑल एनिमल एंड ह्यूमंस आर हेटरोट्रॉप. यस, एनिमल और ह्यूमंस को हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं. दैट्स व्हाई इट इज ट्रू. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लिचेंस इज सिम्बायोटिक. यस स्टूडेंट, लिचेंस जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स में है. दिस इज ट्रू. कसकटा इज टोटली पैरासाइटिक प्लांट. यस, कसकटा टोटली पैरासाइटिक प्लांट होता है. वो अपना होस्ट प्लांट से सारे न्यूट्रिशन डेराइव करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू. नाउ हियर आर द मैचेस. वी हैव टू मैच कॉलम ए विद कॉलम बी. कसकटा इट इज पैरासाइट्स. जिस अभी मैंने आपको बताया था टोटल पैरासाइटिक मिक्स है ये. पिक्चर प्लांट जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है. ओके, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स बिकॉज वो फूड प्रिपेयर करते हैं. स्टार्च इट इज द फूड स्टोर्ड इन द प्लांट, क्योंकि जो लीव्स के थ्रू फूड प्रिपेयर किया जाता है वो स्टार्च और ग्लूकोज के फॉर्म में ही फूड स्टोर किया जाता है प्लांट में. राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. नाउ इट्स आर द वन वर्ड आंसर. द फर्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. फूड को लेना और बॉडी के थ्रू उसका यूटिलाइजेशन, कि वो किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. द स्मॉल पोर्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स. लीव्स के नीचे जो सतह होती है उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं, दे आर नोन एज स्टोमेटा. ये गैस एक्सचेंज में हेल्पफुल करते हैं, सनलाइट ट्रैप करते हैं. ओके, और द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज द ऑक्सीजन. उसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं. एंड इट इज़ यूज फॉर द ब्रीदिंग बाय द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. और ये ऑक्सीजन जाकर के गैस जो है वो इन्वायरमेंट में अपने आप मिक्स हो जाती है, रिलीज होती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड नहीं बना सकते, दे आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स. उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं. दे आर डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द अदर्स. ओके, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ बेनिफिट, दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक. इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ से फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं. सो दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक. टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन लीचन. लीचन्स में पाया जाने वाला, लीचन्स में एल्गी और फंगी, दे बोथ आर डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन. सो दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल में आता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिम्बायोटिक. And student, we have done our today's content for the revision work. That's all for today. Take care. Goodbye.